हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 जो कि दोस्तों हम लोग 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल 100% रियल प्रश्न है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा ना आपके आगामी शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों थोड़ा लेट भी हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें डालने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस पुरातत्वविधि ने राखी गढ़ी हरियाणा में महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन अवशेषों की खोज की, जिसमें 2013 से 2015 की आसपास की खुदाई भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने की थी इसकी खुदाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी है दोस्तों, घड़ी नहीं है। हालांकि राखी गढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी और उसके बाद की व्यवस्थित खुदाई, जिसमें डीएनए अध्ययन भी शामिल है, और उसे अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये फैक्ट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, विश्व पोलियो दिवस 2025 का आधिकारिक विषय क्या था, यानी कि थीम पूछी गई थी, है ना। तो इसकी थीम दोस्तों क्या थी, तो एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह 2025 का आधिकारिक विषय है, यह बीमारी को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व स्तर पर। ठीक है, विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को डॉक्टर जोनास सर्फ के सम्मान में मनाया जाता है। तो इनका नाम दोस्तों याद रखना है, और पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्यूटर सिस्टम में BIOS का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसका मुख्य कार्य। कंप्यूटर को चालू करना और हार्डवेयर में रैम का फुल फॉर्म को दोस्तों क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रूम का, है ना, रूम का रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो ये फुल फॉर्म से पूछा था दोस्तों, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और ये इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को चालू करना और हार्डवेयर में रैम कीबोर्ड डिस्क की जांच करना। ठीक है, तो ये भी दोस्तों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो ये जे थॉमस ने की थी। किसने, जे थॉमसन ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों ये खोजकर्ता हैं इसके इलेक्ट्रॉन की सर जोसेफ जॉन, इनका पूरा नाम है ना, जे थॉमस, यानी कि सर जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, और इसने कब की थी दोस्तों, 1897 में की थी। ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और प्रयोग कैथोड किरण नलिका में किया गया था। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषताएं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण होते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपके ऑप्शंस में देख अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जॉन लॉन्टन, इन्हें भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इन्हें भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड दोस्तों, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की और परमाणु के नाभिक का पता लगाया था। इनका प्रसिद्ध प्रयोग स्वर्णपत्र प्रयोग था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। वहीं जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, है ना। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ये दोस्तों कण है। ठीक है, ये कण है। ठीक है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जो नाभिक में पाया जाता है ना। वहीं जॉन डाल्टन की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जॉन डाल्टन इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, और उनके अनुसार परमाणु अविभाज्य था, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज ने यह गलत साबित कर दिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या बनता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है दोस्तों बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवण और जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लवण और जल बनता है। ठीक है, ठीक है, तो इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, लवण और जल बनता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक अम्ल और एक क्षार, है ना, ये टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो गया है जल्दी जल्दी में। ठीक है, जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में लवण और पानी बनता है और साथ ही उसका भी निकलता है। ठीक है, ये दोस्तों साथ ही क्या निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। क्या, ऊष्मा, है ना, साथ ही ऊष्मा भी निकलता है। ठीक है, वहीं हाइड्रोजन गैस की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस यह तभी बनती है जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु जैसे जिंक या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, तब हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड यह तब निकलती है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, तब बेकिंग सोडा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर बिना थके और बिना एकाग्रता कोई एक ही काम को बार बार करता है, कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहा जाता है ना। तो ये कर्मठता कहा जाता है। क्या, कर्मठता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये क्या, VVG राम, है ना। VVG राम अधिनियम 2025 को किस पूर्ववर्ती योजना के स्थान पर लागू किया गया, है ना। और ये दोस्तों अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही लागू किया गया था, इसका नाम बदलकर, है ना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाँ, यही दोस्तों है इसका राइट आंसर आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका नाम था, ठीक है, अब ये बाद में क्या हो गया है, VVG राम हो गया इसका नाम। ठीक है, तो इस अधिनियम 2025 विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के स्थान पर लागू किया गया है। पहले दोस्तों 2005 में यही किया गया था, है ना। इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों इसे 2025 से अब इसको क्या कहा जाएगा, VVG राम अधिनियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी के चुंबकीय गुण चुंबकीय क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों ये बाहरी कोर से होते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक संगीत और गायन शैली इनमें से कौन सा है। तो ये रागनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रागनी। बात करें बाउल या भांड या लावड़ी की, तो दोस्तों पहले हम लोग बाउल देख लेते हैं। बाउल दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध लोक संगीत शैली है। वहीं बात करें भांड की, तो दोस्तों यह एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है जिसमें प्रहसन और नकल मुख्य रूप से कश्मीर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है ना। वही लावड़ी की बात करें तो सभी को पता होगा, लावड़ी एक महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक संगीत और नृत्य रूप भी है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और ये सभी को पता भी होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मीना विंडोज। दोस्तों कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और एक संशोधन से। ठीक है, अगर जो आपका पेपर है ना, आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संशोधन और एक कंप्यूटर और एक आर्टिकल, और ज़्यादातर दोस्तों मूल अधिकार और नागरिकता से दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या था, मीना विंडोज 11 में स्टार्टअप और रन प्रोग्राम्स को मैनेज करना किस सिस्टम कमांड टूल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो MS कॉन्फिग, है ना, MS कॉन्फिग, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नागरिकता से। देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्म के प्रवासियों को भारतीय नागरिक देने का प्रावधान किया गया है ना। तो कौन से वो क्या है धर्म है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, यानी कि कुल कितने हैं, 6 धर्म हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आए थे वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अमीर खुसरो ने किस भाषा के बारे में कहा था कि यह वह भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। तो कौन सी भाषा थी दोस्तों, ये आपका संस्कृत भाषा थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा था, तो सबसे कम, है ना, 17 प्रति व्यक्ति हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। और वहीं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है ना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई और इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यह मुंबई में हुई थी। ये स्थान भी दोस्तों याद रखना है आपको, मुंबई में हुई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो ये दलित और वंचित वर्गों की कल्याण और उत्थान के लिए प्रचार करना था। ठीक है, इनका नारा दोस्तों क्या था, तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, उत्तेजित रहो, है ना। और यही भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने एक और नारा दिया था दोस्तों, कौन सा, हाँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की पहली ई लोक अदालत किस वर्ष और किस राज्य में स्थापित हुई, है ना। तो ये दोस्तों वर्ष अगर जो पूछा है तो दोस्तों वर्ष आपका 2020 राइट आंसर है। राज्य पूछा है तो दोस्तों छत्तीसगढ़, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की पहली, है ना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। भारत की पहली ई लोक अदालत 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में आयोजित हुई थी। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने की थी। तो ये नाम भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, PR रामचंद्र मेनन, है ना, उच्च न्यायालय के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। दादा भाई नौरोजी जी ने भारत की वायु वृद्धि पुरुष के रूप में भी जाना जाता है ना। इनकी ऐतिहासिक पुस्तक 1901 में प्रकाशित की गई थी और ये ऐतिहासिक पुस्तक यही आपका है, क्या है पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। ऐतिहासिक पुस्तक है इनके, है ना दोस्तों। इन एंड ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा दोस्तों, है ना। तो ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। और 1985 में दादा भाई नौरोजी मुंबई प्रेसिडेंसी
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता भी की थी, है ना दोस्तों। वह 1886 और 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो दोस्तों पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एसएससी एमटीएस में पुलकेशिन द्वितीय से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा था एसएससी एमटीएस का, ठीक है। चलिए दोस्तों, चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय और उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के बीच 618 से 619 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना, हर्षवर्धन हार गए थे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो जिसके, है ना, और उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों, जो संविधान लागू होने से कम भारत में 5 साल से रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद मतलब किस में कहा गया है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सीधे भी हो जाएगा। दोस्तों नागरिकता से दोस्तों क्वेश्चन अभी आपको 2 देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ। इनकी 3 कंडीशन थे, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन से थे? वह भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था, उसके माता पिता में कोई भारत में पैदा हुआ, है ना, वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण निवासी रहा हो। ये 3 कंडीशन थी, है ना। अनुच्छेद 6 की बात करें तो दोस्तों उन व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 8 की बात करें तो यह है भारतीय मूल की उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है जो भारत से बाहर रह रहे हैं, है ना। तो अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 10 में दोस्तों क्या कहा गया है? यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बना रहेगा, है ना। तो ये नागरिकता से दोस्तों आपको इतने ध्यान रखने हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 1993 में लागू हुआ, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों मैं चिल्ला के आपको बता रहा हूँ, आज तक कि मैं जितने शिफ्टों का एनालिसिस आपको दिया हूँ सभी में दोस्तों संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सभी में दोस्तों मैं एक ही बोले तो 2-3 मिनट आपका लग रहा है हर एक वीडियो में। मैं पूरे संविधान संशोधन जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो सभी बता कर आ रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने देकर आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक शिफ्ट में दोस्तों ये बता रहा हूँ, है ना, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है। आपको यकीन नहीं है तो मेरी वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ संशोधन से दोस्तों आपको ज़्यादा चैप्टर लंबा भी नहीं है और यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो कथन आपका स्टेटमेंट दिया है, ये कथन है ना, पहला कथन आपका दिया गया है, इसमें संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप लोग देखे होंगे अगर जो मेरी वीडियो, तो मैं उसमें पूरा बताया हूँ, पूरा का पूरा संविधान संशोधन जितने भी महत्वपूर्ण हैं सभी के सभी बताया हूँ, और ये मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और यह अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक के प्रावधानों से संबंधित है। ये सही है, यानी कि पहला सही और तीसरा सही। तो ऑप्शन ढूंढिएगा दोस्तों, पहला और तीसरा किस में सही है? तो पहला और तीसरा केवल 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1993 से प्रभावित शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लाया गया था, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में
भारत विश्व में कौन से स्थान पर था? तो दोस्तों भारत विश्व में 9वें स्थान पर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9वां स्थान, है ना, क्या 9वां स्थान, ठीक है। और हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों FRA यानी कि FRA एक रिपोर्ट जारी करता है ना, ये रिपोर्ट जारी करता है। इसके 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने वन क्षेत्र में सुधार करते हुए वैश्विक रैंकिंग में एक स्थान हासिल कर लिया था, यानी कि एक स्थान छलांग लगा लिया था, यानी कि पहले 10वें नंबर पर होगा, है ना। तो रैंकिंग में सुधार पिछले आकलन FRA 2020 में भारत 10वें स्थान पर था, लेकिन अब 2025 में भारत और दुनिया में नए स्थान यानी कि 9वें स्थान पर हो गया है भारत, ठीक है। कुल वन क्षेत्र भारत का, है ना, कुल वन क्षेत्र भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? 72 मिलियन हेक्टेयर है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2% है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों ये काली मिट्टी, जिन्हें रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी है जो रेगुर मिट्टी, है ना, रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन या सॉइल भी कहा जाता है ना। इसे नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है ना, और इसमें मैग्नीशियम, पोटाश, चूना और ह्यूमस भी प्रस्तुत होते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में पानी सूखने और उसे रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसीलिए दोस्तों कपास की खेती करना इसमें आसान हो जाता है। क्या? कपास की खेती करना इसमें आसान हो जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्कन और मालवा पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये आपका जाइलम होता है। क्या? जाइलम, ठीक है, जाइलम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यह जड़ों से पानी और धुले हुए खनिजों को सोख कर पौधे के ऊपरी हिस्से, पत्तियों और तनु तक पहुंचाता है ना। इसका प्रवाह हमेशा एक दिशा में यानी कि नीचे से ऊपर में होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है।